एक वक्त था जब दुनिया के व्यापारी, दुनिया के राजा, दुनिया के विद्वान सब एक ही जगह की तरफ देखते थे और वो जगह थी बंगाल। वो बंगाल जहां की धरती सोना उगलती थी, जहां के बाजारों में दुनिया भर के जहाज लंगर डालते थे, जहां के विचारों ने पूरे हिंदुस्तान को जगाया। और आज वही बंगाल देश के सबसे पिछड़े राज्यों की सूची में खड़ा है। नौजवान भाग रहे हैं, कारखाने बंद हैं, निवेश नहीं आता। और सवाल एक ही है, आखिर हुआ क्या? कैसे एक साम्राज्य की रानी भिखारिन बन गई? आज हम उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, शुरू से, बिना किसी लाग लपेट के। 17वीं सदी में जब यूरोप के व्यापारी नए रास्ते खोज रहे थे तो उनकी नजरें एक जगह टिकती थीं, बंगाल पर। क्योंकि यहां से निकलता था मलमल, रेशम, सूती कपड़ा, इतना बारीक, इतना उम्दा कि यूरोप के राज दरबारों में इसकी मांग थी। ढाका का मलमल इतना पतला था कि उसे कहते थे बुना हुआ हवा। मुगल साम्राज्य के दौर में बंगाल पूरे हिंदुस्तान की जीडीपी का लगभग 40% उत्पन्न करता था। पूरे देश का 40%, अकेला एक बंगाल। लेकिन बंगाल सिर्फ पैसे में नहीं था, बंगाल विचारों में था। 19वीं सदी में जब पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों की जंजीरों में जकड़ा था, तब बंगाल से एक लहर उठी जिसे इतिहास ने नाम दिया बंगाल रेनेसां। राजा राममोहन राय ने कहा कि सती प्रथा बंद होनी चाहिए, और वो बंद हुई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह की लड़ाई लड़ी और वो जीते। ये वो दौर था जब बंगाल सिर्फ व्यापार का केंद्र नहीं था, वो पूरे हिंदुस्तान की आत्मा था। और फिर आए रविंद्रनाथ टैगोर, एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता। उनकी गीतांजलि पढ़कर दुनिया ने माना कि इस धरती पर कोई असाधारण सभ्यता जी रही है। उनके बाद स्वामी विवेकानंद, जो 1893 में शिकागो के धर्म संसद में खड़े हुए और कहा, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, और पूरा हॉल खड़ा हो गया। उस एक पल में बंगाल ने पूरी दुनिया को अपना परिचय दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा कि आजादी भीख में नहीं मिलती, छीनी जाती है। सत्यजीत राय, जिन्होंने पथेर पांचाली बनाई और भारतीय सिनेमा को दुनिया के नक्शे पर रख दिया। ये बंगाल था, ये उसकी असली पहचान थी। तो फिर पतन कहां से शुरू हुआ? इसका जवाब मिलता है 1757 में, प्लासी का युद्ध। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया और उस एक दिन ने बंगाल की तकदीर बदल दी। अब बंगाल पर राज था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और कंपनी का एक ही मकसद था, निचोड़ो। ढाका के वो बुनकर जो कभी दुनिया का सबसे महीन कपड़ा बनाते थे, उन्हें मजबूर किया गया कि वो सिर्फ कंपनी के लिए काम करें, औने पौने दाम पर। नतीजा ये हुआ कि 1800 में ढाका की आबादी 1.5 लाख थी। 1830 तक वो घटकर 30,000 रह गई। एक पूरा शहर, एक पूरी सभ्यता अंग्रेजों की नीतियों ने तबाह कर दी। दादा भाई नौरोजी ने इसे नाम दिया ड्रेन ऑफ वेल्थ। बंगाल और पूरे भारत की दौलत जहाजों पर लादकर इंग्लैंड भेजी जा रही थी। कच्चा माल यहां से जाता था, तैयार माल महंगे दाम पर वापस बिकता था। बंगाल एक उत्पादक से उपभोक्ता बन गया। फिर आई वो त्रासदी जिसे याद करके आज भी रूह कांपती है। 1943 का बंगाल अकाल। 50 लाख से अधिक लोग भूख से मर गए, और ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने साबित किया कि अनाज था, लेकिन वो गरीबों तक पहुंचने नहीं दिया गया, और अनाज यूरोप की जंग के लिए भेजा जाता रहा। ये अकाल नहीं था, ये एक नीति थी, और उस नीति ने 50 लाख जानें ली। 1947 में जब आजादी मिली तो बंगाल 2 टुकड़ों में बंट गया। पश्चिम बंगाल भारत में, पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में, जो बाद में बांग्लादेश बना। लाखों लोग उजड़े, घर छूटे, परिवार बिछड़े। बंगाल की आत्मा 2 हिस्सों में बंट गई, और जो जख्म अंग्रेजों ने दिया था, बंटवारे ने उस पर नमक छिड़क दिया। आजादी के बाद बंगाल को उठना था, संभलना था, लेकिन संभलने में वक्त लगता है, खासकर जब 200 साल की लूट के बाद आप खड़े होने की कोशिश कर रहे हो। कोलकाता तब भी देश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर था। टाटा, बिरला, बजाज, देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों का घर कोलकाता था। एक उम्मीद थी, लेकिन 1977 में जो हुआ, उसने बंगाल की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चे की सरकार आई। ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने।
वादा था कि गरीबों का राज आएगा, जमीन मिलेगी, शोषण बंद होगा। और लोगों ने यकीन किया, इतना यकीन कि 34 साल तक सत्ता नहीं छोड़ी। दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे लंबे समय तक चुनी हुई वामपंथी सरकार यही बंगाल में थी। वाम मोर्चे ने कुछ काम किए जो सच में ऐतिहासिक थे। ऑपरेशन बारगा के तहत लाखों बटाईदार किसानों को पहली बार कानूनी हक मिला। उनकी मेहनत की जमीन पर उनका नाम दर्ज हुआ। पंचायती राज मजबूत हुआ, गांव-गांव तक सरकार पहुंची। ये छोटी बात नहीं थी। लेकिन एक विचारधारा जब जिद बन जाए तो वो विकास नहीं करती, वो रोकती है। और बंगाल के साथ यही हुआ। वाम मोर्चे की ट्रेड यूनियन राजनीति ने उद्योगपतियों को डरा दिया। सीआईटीयू, वामपंथियों की ट्रेड यूनियन, हड़ताल, घेराव, बंद। बंगाल में अगर कोई मालिक किसी कर्मचारी को निकालना चाहे तो वो लगभग असंभव था। कारखाने में मशीन खराब है, उत्पादन ठप है, लेकिन यूनियन काम रोक देगी। नतीजा ये हुआ कि निवेशक चले गए, मुंबई गए, दिल्ली गए, गुजरात गए, और बंगाल में रह गए बंद कारखाने और जंग खाई मशीनें। 1960 में कोलकाता देश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर था। 2000 तक वो पिछड़ चुका था। मुंबई आगे निकल गई, बेंगलुरु ने आईटी में छलांग लगाई और कोलकाता खड़ा रहा, जैसे किसी ने उसे रोक दिया हो। 2000 के दशक में बुद्धदेव भट्टाचार्य ने समझा कि बंगाल को उद्योग चाहिए। उन्होंने टाटा नैनो प्लांट को सिंगुर में लाने की कोशिश की। ये एक मौका था, बंगाल की वापसी का मौका। लेकिन किसानों की जमीन अधिग्रहण का विरोध शुरू हुआ। नंदीग्राम में गोलियां चली, लोग मरे, और उस विरोध को हवा दी एक नेता ने, जिनका नाम था ममता बनर्जी। टाटा को बंगाल छोड़ना पड़ा, नैनो प्लांट गुजरात चला गया, और उस एक घटना ने वाम मोर्चे की कब्र खोद दी। 34 साल का राज, जिसने भूमि सुधार दिया लेकिन उद्योग नहीं दे सका, जिसने गरीबों की बात की लेकिन रोजगार नहीं बना सका। 2011 में वो युग खत्म हुआ। 2011 का चुनाव, टीएमसी को मिली 184 सीटें, लेफ्ट फ्रंट 62 पर सिमट गई। पूरे बंगाल ने एक साथ करवट ली। लोगों को उम्मीद थी कि दीदी आई हैं, बदलाव आएगा, उद्योग आएगा, नौजवानों को नौकरी मिलेगी। शुरुआत में कुछ अच्छा भी हुआ। कन्याश्री जैसी योजनाएं आईं जिन्हें यूएन ने सराहा। बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया गया। लेकिन धीरे धीरे वो उम्मीद शक में बदलने लगी। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए लाखों नौजवानों ने एसएससी की परीक्षा दी, सालों पढ़ाई की, सपने देखे, लेकिन सीबीआई जांच में जो सामने आया वो हिला देने वाला था। तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी के घर से करोड़ों रुपए नकद मिले। नोटों के बंडल अलमारियों में भरे हुए, 50 करोड़ से ज्यादा एक फ्लैट से। नौकरियां पैसे देकर बिकती रहीं, और जो असली हकदार थे वो नौजवान आज भी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। कोयला घोटाले में बंगाल की खदानों से अवैध तरीके से कोयला निकाला जाता रहा। सीबीआई ने जांच की, नाम सामने आए, और तृणमूल के कई नेताओं के नाम उसमें जुड़े। ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं था, ये एक पूरा सिस्टम था जहां ऊपर से नीचे तक सबकी जेबें भर रही थी। और राजनीतिक हिंसा, बंगाल में ये वाम मोर्चे के दौर में भी थी, लेकिन टीएमसी के दौर में और तीखी हुई। चुनाव के बाद विरोधी कार्यकर्ताओं पर हमले, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस, सभी विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं की हत्याएं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि बंगाल राजनीतिक हत्याओं में देश के शीर्ष राज्यों में रहा है। ये संख्याएं झूठ नहीं बोलती। बेरोजगारी, ये शब्द आंकड़ों में नहीं समझ आता। ये समझ आता है उस नौजवान की आंखों में जो सुबह उठता है, दर्पण देखता है और सोचता है, आज कहां जाऊं। बंगाल के नौजवानों के लिए यही सच्चाई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी सीएमआई के आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम बंगाल की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से लगातार ऊपर रही है। लेकिन आंकड़े तो बात की बात है, पहले समझते हैं कि यह हालत आई क्यों। जब कोई राज्य उद्योग नहीं लगाता, निवेश नहीं आने देता, नई कंपनियों को जगह नहीं देता, तो नौकरियां कहां से आएंगी। वाम मोर्चे के 34 सालों में जो औद्योगिक नींव खोखली हुई, ममता सरकार उसे भर नहीं पाई, बल्कि हालत और बिगड़ी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में बंगाल लगातार पीछे रहा। निवेशक आते, बात करते और चले जाते, क्योंकि जमीन नहीं मिलती, क्योंकि कानून व्यवस्था का भरोसा नहीं, क्योंकि स्थानीय नेताओं की कट मनी से बचकर कोई काम नहीं होता। कट मनी, ये शब्द बंगाल में हर कोई जानता है। सरकारी योजना का पैसा आया तो उसमें से एक हिस्सा स्थानीय टीएमसी नेता को देना होगा।
घर बनवाना है, ठेका लेना है, दुकान खोलनी है, हर जगह एक हिस्सा तय है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी। इतना बड़ा हंगामा हुआ कि खुद ममता बनर्जी को सार्वजनिक रूप से कहना पड़ा कि कट मनी वापस करो। लेकिन जो सिस्टम सालों में बना हो वो एक भाषण से नहीं टूटता। इस सब का नतीजा ये हुआ कि बंगाल का नौजवान पढ़ा लिखा, मेहनती, काबिल अपना घर छोड़कर जाने लगा। केरल जाता है, दिल्ली जाता है, गुजरात जाता है, महाराष्ट्र जाता है। जो काम अपने राज्य में मिलना चाहिए था उसके लिए हजारों किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसे कहते हैं रिवर्स ब्रेन ड्रेन, जहां सबसे काबिल लोग अपना राज्य छोड़ देते हैं और जो राज्य छोड़ देते हैं वो राज्य और पिछड़ता जाता है। एक ऐसा दुष्चक्र जो खुद ही खुद को बढ़ाता रहता है। शिक्षा का हाल भी कुछ अलग नहीं। एसएससी घोटाले ने सिर्फ नौकरियां नहीं छीनी, उसने पूरी एक पीढ़ी का भरोसा तोड़ा। जब एक नौजवान देखता है कि मेहनत से नहीं पैसे से नौकरी मिलती है तो वो पढ़ाई क्यों करे, और जब शिक्षा व्यवस्था टूटती है तो उसका असर अगले 20-30 साल तक दिखता है। बंगाल आज जो बो रहा है उसकी फसल आने वाली पीढ़ियां काटेंगी। स्वास्थ्य सेवाएं, सड़कें, बिजली, इन बुनियादी चीजों में बंगाल अपने पड़ोसी राज्यों से पीछे है। ओडिशा, जो कभी बंगाल से बहुत पीछे माना जाता था, आज कई मामलों में आगे निकल गया है। झारखंड, जो 2000 में बिहार से अलग होकर बना, वो भी कुछ मामलों में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। यह तुलना इसलिए नहीं कि किसी को नीचा दिखाया जाए, बल्कि इसलिए कि समझ आए कि बंगाल की क्षमता कितनी थी और वो कहां खड़ा है। और इस सब के बीच राजनीति, निरंतर, थकाऊ, हिंसक राजनीति। बंगाल में चुनाव आते हैं तो लगता है जैसे जंग का ऐलान हो गया। बूथ कैप्चरिंग, धमकियां, हमले, ये सब बंगाल के चुनावों का हिस्सा बन गए हैं। और जहां राजनीतिक हिंसा होती है वहां आम आदमी डरता है। जहां आम आदमी डरता है वहां विकास रुकता है, क्योंकि डरा हुआ इंसान सिर्फ बचने की सोचता है, आगे बढ़ने की नहीं। तो इस पूरे संकट के बीच बीजेपी आई कैसे, ये सवाल समझना जरूरी है। क्योंकि बंगाल, जो कभी वामपंथ का गढ़ था, जहां लाल झंडे के बिना राजनीति सोच भी नहीं सकते थे, जहां आरएसएस की शाखाएं लगाना आसान नहीं था, वहां बीजेपी इतनी बड़ी ताकत कैसे बनी? इसका जवाब एक लाइन में नहीं आता। इसे परत दर परत समझना होगा। पहली परत, जनता की थकान। 34 साल वाम मोर्चा चला, लोग थक गए। फिर ममता आई, उम्मीद जगी, लेकिन भ्रष्टाचार, हिंसा और बेरोजगारी ने वो उम्मीद तोड़ी। तो लोग एक तीसरा विकल्प खोजने लगे और बीजेपी ने वो खालीपन भरने की कोशिश की। दूसरी परत, जमीनी काम। बीजेपी ने बंगाल में रातों रात सफलता नहीं पाई, ये काम सालों का है। आरएसएस ने बंगाल में दशकों से काम किया। शाखाएं, सेवा कार्य, सामाजिक संगठन। धीरे धीरे कैडर तैयार हुआ। वो कैडर जो बूथ स्तर पर काम करता है, जो गांव-गांव जाता है, जो चुनाव के दिन घर घर से मतदाता निकालता है। राजनीति में जो दिखता है वो सिर्फ ऊपर का हिस्सा है, असली काम जमीन के नीचे होता है, और बीजेपी ने वो जमीनी काम किया। तीसरी परत, नैरेटिव। बीजेपी ने बंगाल में एक नैरेटिव बनाया। बंगाली हिंदू की पहचान खतरे में है। ये नैरेटिव कितना सच है, कितना राजनीतिक है, ये बहस का विषय है। लेकिन इतना तय है कि इस नैरेटिव ने काम किया। बंगाल में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण बढ़ा, और जब ध्रुवीकरण होता है तो एक बड़ा तबका एक तरफ खड़ा हो जाता है। बीजेपी ने उस तबके को अपनी तरफ किया। चौथी परत, केंद्रीय नेतृत्व। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन दोनों नेताओं की राजनीतिक समझ को कम आंकना गलती होगी। अमित शाह खुद बंगाल में डेरा डालते रहे, रोड शो किए, बूथ कमिटियों से मिले, स्थानीय नेताओं को ट्रेनिंग दी, एक चुनावी मशीन की तरह जो बहुत व्यवस्थित तरीके से चलती है। मोदी की रैलियां हुई और बंगाल में जहां टीएमसी विरोधी वोट बिखरा पड़ा था, वो धीरे धीरे बीजेपी की तरफ एकजुट होने लगा। पांचवी परत, टीएमसी की कमजोरियां। कोई पार्टी तब हारती है जब वो खुद कमजोर होती है। टीएमसी के अंदर गुटबाजी थी। कई नेता जो जनता में लोकप्रिय थे वो नाराज थे। भ्रष्टाचार के आरोप थे। ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी और विपक्ष एकजुट नहीं था। लेफ्ट और कांग्रेस साथ तो आए, लेकिन उनके पास ना कैडर था ना नैरेटिव था। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 77 सीटें मिली। ये बंगाल के राजनीतिक इतिहास में एक बड़ी बात थी। टीएमसी जीती, लेकिन बीजेपी की मौजूदगी अब नजरअंदाज करने वाली नहीं थी। और 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में बीजेपी को झटके लगे, लेकिन बंगाल में बीजेपी ने अपनी ताकत बनाए रखी। ये बताता है कि बीजेपी का बंगाल में आधार अब ठोस था।
4 मई 2026 पश्चिम बंगाल के चुनाव इतिहास का शायद सबसे बड़ा दिन। बीजेपी ने 206 सीटें जीतकर ममता बनर्जी की 15 साल पुरानी सत्ता को उखाड़ फेंका। वो बंगाल जो कभी वामपंथ का अभेद्य किला था, जहां टीएमसी का झंडा हर गली मोहल्ले में लहराता था, वहां बीजेपी ने इतिहास रच दिया। 92.47% मतदान, बंगाल के इतिहास में सबसे ज्यादा। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि लोग वोट देने गए, इसका मतलब है कि लोग बदलाव चाहते थे। इतनी बड़ी तादाद में, इतनी ताकत से। धार्मिक ध्रुवीकरण और सत्ता विरोधी लहर, इन दोनों का मेल बना बीजेपी की जीत की असली नींव। लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं था। वो नौजवान जो रोजगार के लिए भटक रहा था, वो किसान जो कटमनी से तंग था, वो शिक्षक जो एसएससी घोटाले का शिकार हुआ, उन सब ने इस बार एक साथ एक बात कही, बस अब नहीं। कोलकाता में बीजेपी के सॉल्ट लेक दफ्तर के बाहर जश्न का माहौल था, लेकिन साथ ही बैरकपुर और बाबानी जैसी जगहों पर हिंसा भी भड़की। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुई। बंगाल की राजनीति का पुराना जख्म, चुनाव के बाद की हिंसा, इस बार भी नहीं गया। और भवानीपुर, जो ममता बनर्जी की अपनी सीट थी, जहां से वो खुद चुनाव लड़ रही थी, वहां भी इतिहास बदल गया। सुवेंदु अधिकारी, वही सुवेंदु जो कभी ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेताओं में से एक थे, जिन्होंने टीएमसी छोड़ी, बीजेपी में गए और 2021 में नंदीग्राम से ममता को हराया था। लेकिन 2021 की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। नंदीग्राम में हारने के बाद ममता बनर्जी के सामने एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। नियम यह है कि अगर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो उसे 6 महीने के अंदर किसी न किसी विधानसभा सीट से जीतकर विधायक बनना होगा। ममता हार चुकी थी और घड़ी चल रही थी। तब टीएमसी के वरिष्ठ नेता शोभेंदेव चट्टोपाध्याय ने अपनी भवानीपुर सीट ममता के लिए खाली कर दी। एक तरह से उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ी, सिर्फ इसीलिए कि दीदी मुख्यमंत्री बनी रह सके। भवानीपुर उपचुनाव हुआ, ममता जीती और सत्ता बची। यानी भवानीपुर वो सीट थी जिसने 2021 में ममता बनर्जी की राजनीतिक जान बचाई थी, और 2026 में उसी भवानीपुर ने उनकी राजनीतिक पारी खत्म कर दी। सुवेंदु अधिकारी ने सीधे ममता बनर्जी को उनके अपने गढ़ में चुनौती दी और 15,105 वोटों के अंतर से ममता बनर्जी हार गई। वो सीट जो एक बार उनकी ढाल बनी थी, वही उनकी हार की जमीन बन गई। 15 साल की मुख्यमंत्री अपने ही गढ़ में हार गई, और जिसने हराया वो उन्हीं का पुराना साथी था। राजनीति में इससे बड़ा नाटकीय मोड़ शायद ही कोई होता है। 15 साल की सत्ता, घोटाले, हिंसा, बेरोजगारी, इन सब का हिसाब बंगाल की जनता ने चुनाव में चुकाया। और अब सत्ता बीजेपी के हाथ में है। सुवेंदु अधिकारी अब बीजेपी की तरफ से बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन यहीं एक सबसे जरूरी सवाल उठता है, सत्ता बदलने से बंगाल बदलेगा क्या? वाम मोर्चे ने 34 साल राज किया, बंगाल पिछड़ा। टीएमसी ने 15 साल राज किया, बंगाल और पिछड़ा। अब बीजेपी आई है, नई उम्मीदें हैं, नए वादे हैं। इतिहास गवाह है कि सत्ता बदलती है, नारे बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन जब तक नीयत और नीतियां नहीं बदलती, जमीन पर कुछ नहीं बदलता। बंगाल को चाहिए उद्योग जो रोजगार दे, बंगाल को चाहिए शिक्षा जो बिकाऊ ना हो, बंगाल को चाहिए कानून व्यवस्था जिसमें विरोधी की हत्या ना हो, बंगाल को चाहिए एक ऐसा माहौल जहां निवेशक डर कर ना भागे। ये काम किसी एक पार्टी का नहीं है, ये काम बंगाल की मांग है। और अगर बीजेपी ये नहीं कर पाई तो बंगाल की जनता उसका भी हिसाब करेगी, जैसे उसने वाम मोर्चे का किया, जैसे उसने टीएमसी का किया। क्योंकि बंगाल की जनता थकी हुई जरूर है, लेकिन टूटी नहीं है। वो धरती जिसने रविंद्रनाथ को जन्म दिया, विवेकानंद को दुनिया के सामने खड़ा किया, नेताजी को तैयार किया, वो धरती हार नहीं मान सकती। बंगाल के पास सब कुछ है, समुद्री बंदरगाह, उपजाऊ जमीन, पढ़े लिखे लोग, गहरी सांस्कृतिक विरासत। बस जरूरत है तो एक चीज की, ईमानदार इरादे की। क्या बीजेपी वो इरादा दिखाएगी? क्या बंगाल फिर से वो मुकाम हासिल कर पाएगा जो कभी उसका था? क्या इस बार सच में बदलाव आएगा? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। नीचे कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हैं, क्योंकि बंगाल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, वो लिखी जा रही है और उसे लिखने वाले आप हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।